हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू ग्रास रूट एकेडमी। हम लोग पढ़ रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग इसके पहले की वीडियोस में जितने भी लैंड रेवेन्यू सिस्टम से उनको डिटेल में अच्छे से पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे एक पॉलिसी के बारे में जिसकी जो शुरुआत है, इसकी जो नींव है भारत में, वो ब्रिटिशर्स ने रखी। और बेसिकली ये एक ऐसा सिस्टम था, अगर ब्रिटिशर्स या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी को लगता था कि उन्हें किसी और पावर से खतरा है, तो वो उस पावर के बीच में और अपने बीच में एक ऐसी टेरिटरी बना के रखते थे कि जिससे वो एक शॉक एब्जॉर्बर का काम करे। मतलब अगर वो अटैक करे तो डायरेक्ट उनको वो अटैक ना झेलना पड़े। बीच में वो एक टेरिटरी जिससे वो साइन करके रखते थे, उसी को उन्होंने जो नाम दिया था रिंग फेंस पॉलिसी। ठीक है, वो अपनी तरफ एक बैरिकेटिंग टाइप का लगा के रखते थे। मतलब वो आसपास के नेबरिंग स्टेट से ऐसा सिस्टम बना के रखते थे, साइन करके रखते थे कि एक काम करो, हम तुम पे अटैक नहीं करेंगे, लेकिन कोई अगर तुम पे अटैक करेगा तो हम तुम्हारी मदद करेंगे, और उसके बदले हमारा एक रेजिडेंट होगा जो तुम्हारे कोर्ट में बैठेगा, और हम कुछ आर्मी मेंटेन करेंगे जिसका खर्चा तुम उठाओगे, और उससे हम तुम्हारी देखभाल करेंगे। आइए डिटेल में देखते हैं। देखिए, बंगाल। ठीक है, अब किससे किससे खतरा था, बंगाल ने ये पॉलिसी क्यों बनाई? तो इसको मैसूर से खतरा था, मराठा से खतरा था, नॉर्थ वेस्ट मतलब अफगान की तरफ से जो भी आक्रमणकारी आ रहे थे भारत, उनसे खतरा था, और हैदराबाद के निजाम से खतरा था। तो इन चार बड़े खतरों से अपनी सीमाओं को सुरक्षा बढ़ाने की कंपनी ने एक नई पॉलिसी बनाई, पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस। ठीक है, अब आइए देखते हैं रिंग फेंस का मुख्य सिद्धांत क्या है, कोर प्रिंसिपल क्या है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का बॉर्डर किसी भी हाल में दूसरी मेजर मिलिट्री पावर से टच नहीं होना चाहिए। वो चाहते थे कि कोई ऐसी पावर जिनसे उनको खतरा है, इनका बॉर्डर किसी ऐसी बॉर्डर से ना टच हो जो इन पे डायरेक्ट आक्रमण कर सके, लूटपाट कर सके, इन पे अटैक कर सके, कुछ क्षति पहुंचा सके। इसलिए बीच में एक टेरिटरी बना के रखते थे। इनका मेन फंडा यही था कि अपने और अपने एनिमी जो इन पे अटैक कर सकते हैं उनके बीच में एक ऐसा स्टेट बना के रखो, बफर स्टेट बना के रखो, शॉक एब्जॉर्बर बना के रखो कि डायरेक्ट इन पे अटैक ना हो। ठीक है, तो जैसे ये ईस्ट इंडिया कंपनी, ये दुश्मन देश है। मान लीजिए ईस्ट इंडिया कंपनी है, ठीक है, और ये दुश्मन देश है, ये जिससे इनको खतरा है। वो बीच में क्या करते थे, एक बफर स्टेट बना के रखते थे। इससे क्या होता था कि ये डायरेक्ट इन पे अटैक नहीं कर सकते थे, ये एज ए शॉक एब्जॉर्बर का काम कर लेते थे। जिस स्टेट से आपको खतरा है और आपके बीच में एक बफर जोन या स्टेट होना चाहिए जिससे डायरेक्ट आपको जो नुकसान है वो ना झेलना पड़े। तो बफर स्टेट क्या है? दो बड़ी ताकतों के बीच एक नया शॉक एब्जॉर्बर राज्य। ठीक है, वही जो मैं आपको भी बता रहा था। तो बफर स्टेट का एक नियम था, आपको कभी कभी किस बफर स्टेट को कैप्चर या एनेक्स करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। वो जानते थे कि जो बफर स्टेट है, जिनको हमने बफर बना के रखा है, स्टॉक ऑब्जर्वर बना के रखा है, वो हम कैप्चर नहीं करेंगे। उस पर अपना पूरा 100% पॉलिसीज हो गया, रेवेन्यू हो गया, कानून हो गया, नहीं थोपेंगे। उसको बस एक साइन करके रखेंगे कि ठीक है, तुम हमारे बफर स्टेट हो, अगर तुम पे कोई आक्रमण होता है तो हमारी मिलिट्री तुम्हारे यहाँ रहेगी, हमारा बंदा तुम्हारे कोर्ट सिस्टम में रहेगा, तुम्हारी मदद करेगा। ठीक है, ये इनका था। तो बफर स्टेट पर कब्जा करना, आपकी बाउंड्री सीधा दुश्मन के मेजर पावर से टच हो जाएगी। इसलिए कभी नहीं चाहते थे कि हम बफर स्टेट पे कब्जा कर ले। हमेशा बफर स्टेट को एक आजाद रखते थे, दुश्मन और आपके बीच दूरी बनी रहेगी। ठीक है, और ये खुद को, ईस्ट इंडिया कंपनी खुद को सेफ रहेगा। तो एक खास बात ये थी कि बफर स्टेट को हमेशा आजाद रखते थे, उसमें कब्जा नहीं करते थे। कब्जा करेंगे तो सीधा सा कि उनकी टेरिटरी फिर आ जाएगी, दुश्मन के साथ टच होने लगेगी, तो इनको खतरा रहेगा। इसलिए हमेशा आजाद रखते थे और खुद को सुरक्षित रखते थे। लेकिन क्या होगा अगर दुश्मन ही हमारे बफर स्टेट को कैप्चर कर ले? ठीक है, तो इसके लिए भी उन्होंने एक समाधान निकाला था। तो ये मिलिट्री वाली बात। तो इन्होंने एडवांस मिलिट्री सपोर्ट देने की बात की, दुश्मन बफर स्टेट को कैप्चर ना करे। इसके लिए ब्रिटिश एक पॉलिसी लाए थे, इस बफर स्टेट को पहले ही मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड करके रखिए। उन्होंने बोल दिया बफर स्टेट को कि हमारी मिलिट्री आपको प्रोटेक्ट करेगी, इसके बदले हमारी मिलिट्री का खर्चा आपको उठाना पड़ेगा। क्या सही दिमाग लगाया था? ब्रिटिशर्स की मिलिट्री है, ठीक है, ब्रिटिशर्स की मिलिट्री है, ब्रिटिशर्स का बंदा उनके कोर्ट में बैठेगा, उसकी पूरी सैलरी और उसकी मिलिट्री का पूरा खर्चा बफर स्टेट देगा। ठीक है, सिर्फ डरा के रखते थे कि ये आप पे अटैक कर सकता है, इसलिए हमारी आर्मी आपकी रक्षा के लिए है, बस आप इसका मेंटेन करिए, मेंटेनेंस देखिए, खर्चा उठाइए, सैलरी दीजिए। तो अपने पड़ोसी के बॉर्डर्स को सेफ गार्ड करिए ताकि आपकी खुद की टेरिटरी सेफ गार्ड रह सके। इनका वही मतलब था
जिनसे हम बफर स्टेट बना चुके हैं, जिनसे जो हमारा बफर स्टेट है, अगर उनकी टेरिटरी बची रही तो हमारी अपने आप बची रहेगी। ठीक है। और ब्रिटिश फोर्स का खर्चा कौन देगा, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई नुकसान नहीं था। क्यों? क्योंकि इन ब्रिटिश फोर्स को रहने, खाने और दूसरे सारे खर्चे बफर स्टेट को ही देना पड़ता था। मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी जो आर्मी है वो भी ग्रो कर रही है, उनका भी नंबर बढ़ा रही है। ठीक है। और साथ में उनके जो बफर स्टेट है उनकी पॉलिसीज को भी कंट्रोल कर रही है और अपनी आर्मी को भी बढ़ा रही है। पूरा खर्चा कौन देख रहा है? बफर स्टेट दिख रहा है। ठीक है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के इसमें दो बड़े फायदे। पहला, कंपनी की खुद की टेरिटरी सुरक्षित रहती थी, और दूसरा, कंपनी एक बहुत बड़ी आर्मी तैयार कर सकती थी, वो भी दूसरे स्टेट के खर्चे पर। तो दो मेजर फायदे थे इसमें। कंपनी की खुद की टेरिटरी सुरक्षित रहती थी बफर स्टेट की वजह से, और दूसरा, कोई आर्मी तैयार कर रही थी, वो भी दूसरा जो भी बफर स्टेट था उसके खर्चे से। ठीक है। अगर आप खुद को बचाने के लिए चारों तरफ एक ऐसा बफर स्टेट बना पाए तो इस पूरी व्यवस्था को रिंग फेंस या पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस कहा जाएगा। ठीक है। लॉर्ड वेलेस्ली की सब्सिडी अलायंस पॉलिसी इसी रिंग फेंस पॉलिसी का व्यापक रूप था। पहले इन्होंने क्या किया कि एक ये सब्सिडी अलायंस वाला वो रिंग फेंस वाला कॉन्सेप्ट लाए, बाद में इसी को रिंग फेंस को एक व्यापक रूप देके सब्सिडी अलायंस, मतलब वो साइन करवाने लगे बाद में। ठीक है, कि साइन कर लो कि जब भी वही ऑफेंस डिफेंस कि हम पे अटैक होगा तुम मदद करोगे, तुम पे अगर अटैक हुआ तो हम मदद करेंगे। ठीक है, हमारी आर्मी के खर्चे तुम देखोगे। तो बाद में जो भी रिंग फेंस है उसी को बहुत बड़े रूप में वेलेस्ली ने यूज किया, उसी का नाम दिया गया सब्सिडी अलायंस। हम इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे चलकर हम इससे पढ़ेंगे। अब देखते हैं कि कैसे इसका जो उपयोग है ना वो कैसे हुआ, कहां कहां हुआ। तो सबसे पहले अवध, बंगाल पर ब्रिटिश कंपनी का कंट्रोल हो चुका था, लेकिन नॉर्थ वेस्ट से। ठीक है, अगर आप इंडिया का मैप देखेंगे, ठीक है, अगर इंडिया का मैप देखेंगे तो हमेशा इधर से एकदम खतरा रहता था इसको बंगाल पे, तो बीच में कौन था? अवध पड़ता था। आप देखिए ना, इधर से इनको अटैक का खतरा रहता था ब्रिटिशर्स को, और बीच में पड़ता था अवध। तो इन्होंने सबसे पहले सोचा कि हम नॉर्थ वेस्ट से जो भी अफगान आक्रमण है उससे बचने के लिए हमें क्या करते हैं, अवध को बफर स्टेट बना लेते हैं। क्या करते हैं? अवध को बफर स्टेट बना लेते हैं। तो इन्होंने वही किया। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट अफगान से जो खतरा था उसके लिए इन्होंने अवध को बफर स्टेट बना लिया। और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी या बंगाल एकदम जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी कंट्रोल में था, बंगाल सुरक्षित रहा। क्योंकि अब कोई भी खतरा होगा ये एज ए शॉक ऑब्जर्वर का काम करेगा। ईस्ट इंडिया कंपनी अवध को मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड करती थी ताकि बंगाल सुरक्षित रहे। इसका सारा खर्चा अवध खुद अपने एक्सपेंस पे उठाता था। अगला देखते हैं कर्नाटक। तो रिंग फेंस जैसी ही एक इंश्योरेंस पॉलिसी थी। हमें एंग्लो जो अभी अपन पढ़ेंगे डिटेल में, एंग्लो मैसूर वार, उसमें देखेंगे ये चीज काफी देखने को मिलती है। होता क्या है कि मैसूर से इनको खतरा रहता है। इनको जो कर्नाटक, चूंकि पहले ये जीत चुके थे, साइन कर चुके थे, इन्होंने क्या किया था, कर्नाटक को बफर स्टेट बना के रखा ईस्ट इंडिया कंपनी को सुरक्षित रखने के लिए। तो एंग्लो मैसूर वार के दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कर्नाटक को एक बार बफर स्टेट की तरह यूज किया ताकि खुद को आज सीधे उनकी टेरिटरी तक ना पहुंचे। वहीं आगे उन्होंने जो एंग्लो मराठा वार, ठीक है, जब देखेंगे कि वारन हेस्टिंग की सूझबूझ की पहली बार जो वार होता है, तो जब पहली बार एंग्लो मराठा वार होता है ना, तो वारन हेस्टिंग समझ जाता है कि अभी हम उस स्टेट में नहीं है, अभी हमको पहले एक मजबूत पकड़ बनानी पड़ेगी तभी वॉर करेंगे। तभी देखिए ना, 1775 में ईस्ट इंडिया कंपनी की बॉम्बे काउंसिल ने मराठों के खिलाफ फर्स्ट एंग्लो मराठा वार शुरू कर दिया। लेकिन जैसे वारन हेस्टिंग को इस बात का पता चला, उन्होंने तुरंत इस वार को रोका और मराठों से संधि साइन कर रही। ठीक है, क्योंकि अभी तक वॉरेन हेस्टिंग मराठों के खिलाफ अपना रिंग ऑफेंस तैयार नहीं किया था। बिना बफर स्टेट के वो मराठों जैसी बड़ी ताकत से उलझना नहीं चाहते थे। ठीक है, आप देखिए क्यों वॉरेन हेस्टिंग ने तुरंत, जैसे ही वह युद्ध शुरू हुआ, उसने तुरंत चिट्ठी साइन कर ली, क्योंकि उसके पास अभी कुछ ऐसा बफर स्टेट नहीं था कि अगर दोबारा मराठे पलटवार किए तो वो अपनी रक्षा किससे करेगा, इसलिए तुरंत साइन कर लेता है। नेक्स्ट आप देखते हैं 21 साल का गैप और रिंग ऑफेंस की तैयारी। जब दोबारा करता है, मराठा से युद्ध होता है, तब वो पूरी अपनी तैयारी बना चुका होता है। फर्स्ट वार रोकने के लगभग 21 साल बाद सेकेंड एंग्लो मराठा वार हुआ। इन 21 सालों में कंपनी ने अपनी पॉलिसी कैसे लागू की? सबसे पहला, मैसूर से हैदर अली और टीपू सुल्तान को खत्म किया। आप अभी पढ़ेंगे, पूरा एंग्लो मैसूर वार पढ़ेंगे डिटेल में, बैकग्राउंड के साथ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, पूरा एंग्लो मैसूर वार कवर करेंगे एकदम डिटेल में। उसी की बात कर रहे हैं। मैसूर को एक नया बफर स्टेट बना दिया। फिर जैसे ही मैसूर बफर स्टेट बना, वैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरी तैयारी के साथ सेकेंड एंग्लो मराठा वार की शुरुआत कर दी। और वो समझ गए थे कि बिना रिंग ऑफेंस के युद्ध नहीं, रिंग फेंस बनने के बाद ही सीधा हमला। और यह था पॉलिसी का असली इस्तेमाल। वो हमेशा से उसी के साथ युद्ध करते थे। मतलब वो इस बात को जरूर सोचते थे
कि हम जिससे वॉर कर रहे हैं कल को वो हमको पलट के वॉर करे तो हमारे बीच में एक बफर स्टेट होना चाहिए। इसीलिए उन्होंने एंग्लो मराठा के जो पहला वार हुआ था तुरंत उसमें ब्राजील ने चिट्ठी साइन कर ली थी, ठीक है। लेकिन दोबारा 21 साल बाद वो पूरी तैयारी के साथ जब उसने एंग्लो मैसूर वार हुआ, एंग्लो मैसूर वार खत्म होने के बाद ट्रीटी साइन कर ली, उसको अपना बना लिया, तो ठीक है, रिंग ऑफ फेंस बना लिया मैसूर को, तब जाके दूसरा वार वो लड़ता है मराठा से। तो ये पूरा था। अब देखेंगे कि क्या निष्कर्ष निकलता है रिंग ऑफ फेंस से, क्या चीजें हम लोग को समझ में आती हैं। मुख्य जो सोच थी, विचारधारा थी, पड़ोसियों की सीमा साझा करके अपनी सीमा को सुरक्षा करना, जो ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश चाहते थे, ठीक है। फायदा क्या हुआ, खर्चा पड़ोसी उठाएगा जो बफर स्टेट है, ठीक है। और आर्मी किसकी तैयार होगी, अंग्रेजों की तैयार होगी। इतिहास में प्रभाव इसका क्या क्या आगे ये चीज क्या डेवलप होती है, तो इसी ने आगे चलकर भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार सब्सिडी अलायंस की मजबूत नींव रखी। यही आगे चल के बनता है सब्सिडी अलायंस। इसका व्यापक रूप में यूज होता है तो ये बनता है सब्सिडी अलायंस। तो ये था एक छोटा सा वीडियो जिसमें मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि रिंग ऑफ फेंस, ठीक है, पॉलिसी क्या थी। ठीक है, इसमें अपन ने पूरी पढ़ लिया रिंग फेंस पॉलिसी कैसे ब्रिटिशर्स अपने आसपास एक ऐसा बफर स्टेट बना के रखते थे, एक्स्ट्रा ऑब्जर्वर स्टेट बना के रखते थे कि अगर उन पे कोई डायरेक्ट अटैक हो तो उनको उनकी टेरिटरी को उतना नुकसान ना झेलना पड़े, वो उनसे बचकर रहे, और बदले में वो दूसरे के खर्चे पर यानी बफर स्टेट के खर्चे पर अपनी आर्मी बढ़ाते थे, अपनी आर्मी को पूरा उधर ग्रो करते थे, रखते थे। फायदा किसका होता था, आर्मी किसकी तैयार होती थी, ब्रिटिशर्स की, किसके खर्चे पर, बफर स्टेट के खर्चे पर। तो ये पूरा था, समरी था रिंग फेंस पॉलिसी का। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एंग्लो मैसूर वार। 4 एंग्लो मैसूर वार है, हम लोग डिटेल में उसके बैकग्राउंड से लेके चारों एंग्लो मैसूर वार डिटेल में कवर करेंगे। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।